स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने यूरोपियों के भारत में आगमन वाला जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आपने यदि वो चैप्टर नहीं किया है तो आप वीडियोस में जाकर उसे कर सकते हैं। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपका नया चैप्टर है आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। तो हमारा यहाँ पर नया आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, या बंगाल के नवाबों के साथ क्या संबंध रहे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ऑप्शन है आपके पास ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान, या फिर ऑप्शन नंबर डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान जो है वह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का एक अंतिम गवर्नर था। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होता है कि उस समय फारूक शाह जो था मुगल बादशाह, उसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी कर दिया था जिसमें क्या दिया गया था, जिसमें कहा गया था दो चीज़ें थी। पहला कि कंपनी जो है वह मुगल बादशाह को सालाना 10,000 रुपये देगी और कंपनी को बंगाल, गुजरात और दक्कन में जो है मुफ्त में या फिर फ्री में जो है वहाँ पर व्यापार करने के अधिकार मिल गए थे। और दूसरा, कंपनी को दस्तक जारी करने का वहाँ पर जो अधिकार है वह भी दे दिया गया था। होता क्या है कि बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां था उसने जो है बंगाल को एक अपने अंडर में उसे वहाँ पर बनाया। उसे पहले बंगाल हम जानते हैं मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत में था, लेकिन बाद में मुर्शिद कुली खां जो है उसने जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद उसे एक ऑटोनोमस स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य के रूप में उसे इस्टेब्लिश किया। और औरंगजेब के समय में मुर्शिद कुली खां क्या था, बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। फिर इसने जो क्या किया कि मुग़लों को काफ़ी पैसा भी दिया और उन्हें काफ़ी इज्जत भी दी और ख़ुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया, जिससे मुग़लों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद में जो है फारूक शाह ने यहाँ पर फरमान जारी कर दिया था। ये इसकी कहानी थी। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो हम बात करें मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था शुजाउद्दीन, वह बंगाल का नवाब बनता है और इसी प्रकार उसने भी इसे आगे बढ़ाया। फिर अलीवर्दी खान बना आगे चलकर, और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे पूरी कहानी है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए मुग़ल सम्राट फारूक शाह द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद कौन था, शुजाउद्दीन, बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वह था आपका मुर्शिद कुली खां। इसकी हम यहाँ पर चर्चा, अभी मैंने आपको पूरी इसकी कहानी बताई कि पहले ये जो है औरंगजेब के समय पर बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। उसकी मृत्यु के बाद जो है इसने धीरे धीरे बंगाल पर अपना स्वायत्त शासन जो है स्थापित कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, या फिर डी आपका अलीवर्दी खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां, जिसकी हमने अभी पूरी बात करी थी। पूरी हमने एक कहानी के माध्यम से जो है इसकी यहाँ पर चर्चा की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, प्रभुत्व को प्रारंभ किया ये चीज़ पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास, ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, या फिर डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। यदि यहाँ पर होता कि पूर्णतः किस युद्ध ने स्थापित किया तो आपका बक्सर का युद्ध होता, बैटल ऑफ बक्सर होती, लेकिन किसने उनके प्रभुत्व को प्रारंभ किया यहाँ पर, तो वो था आपका प्लासी का युद्ध। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है जिसे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि पहले हमने बताया
कि सब मुर्शिद कुली खां जो था उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, उस तक भी चीज़ें ठीक थी। और इस समय तक फारुख शाह जो है फरमान जारी कर चुके थे कंपनी के लिए। फरमान में 2 चीज़ें थी कि साहब 10,000 रुपये सालाना जो है कंपनी मुग़ल बादशाह को देगी, उसके बदले उन्हें बंगाल, गुजरात और दक्कन में फ्री ट्रेडिंग राइट मिले। इसके अलावा उन्हें दस्तक भी जारी करने का अधिकार मिल चुका था। फिर क्या होता है कि सरफराज खान और बाद में अली वर्दी खान जो है नवाब बनते हैं। अब अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच में जो है अली वर्दी खान के समय पर थोड़ी थोड़ी जो है छटपट प्रारंभ होती है। उनके रिश्ते जो हैं इतने आपस में अच्छे नहीं रहते हैं, और उसका प्रमुख कारण था कि जो अंग्रेज़ थे वे दस्तक का मिसयूज़ बहुत करते थे। क्योंकि ओरिजिनली क्या था कि दस्तक कंपनी को दिया गया था अधिकार, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के अधिकारी उसे खुद के पर्सनल यूज़ में खुद जो है ले रहे थे। तो इसलिए जो है नवाब को वहाँ पर जो उसका राजस्व होता था उसमें घाटा हो रहा था। तो इसलिए नवाब जो है काफ़ी इस चीज़ पर नाराज़ था, अली वर्दी खान। फिर क्या होता है कि अली वर्दी खान ने कंपनी के साथ उसने सोचा कि इनके साथ युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसी समय जो है अंग्रेज़ काफ़ी जगह भारत में युद्ध लड़ रहे थे और वह सब जगह देख रहा था कि कहाँ क्या चल रहा है, अंग्रेज़ कैसे जीत रहे हैं। तो उसने सोचा कि यहाँ पर लड़ाई को हम अवॉइड करते हैं और जितना हो सके उतना अपना फ़ायदा करते हैं। और उसने यहाँ तक भी कह डाला कि ये जो अंग्रेज़ी कंपनी है ये मधुमक्खियों की तरह है, प्यार से बात करेंगे तो शहद देगी वरना बहुत तेज़ डंक मारेगी। अली वर्दी खान का ऐसा कहना था। फिर क्या होता है कि अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। अब अली वर्दी खान के सिर्फ बेटियां ही बेटी थीं और उनके नवासे थे। तो उसने अपनी एक बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला उसको बंगाल का नवाब बनाया। तो उसकी जो दूसरी बेटी थी घसीटी बेगम वो उससे नाराज़ हो गई और उसका बेटा शौकत जंग कि भाई हमें नहीं बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इन दोनों में आपसी युद्ध चल ही रहा था उस समय। और फिर दोनों ने क्या हुआ, जब क्या बोलते हैं घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला में आपस में जो है वो चल रही थी, और उधर कंपनी 2 यूरोपियन कंपनी आपस में लड़ रही थी। कौन कौन सी? इसी समय पर कल मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों यहाँ पर लड़ रही थी। तो होता क्या है कि इन दोनों ने अपने अपने जो दोनों फ्रेंच की और अंग्रेज़ों की कंपनी थी उन्होंने अपना अपना दुर्गीकरण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ जो थे इन्होंने फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन यानी कि दुर्गीकरण चालू किया, 4 दीवारी बनाना। और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने चंद्रनगर का दुर्गीकरण चालू कर दिया। और ये जो है सीधा सीधा एक तरीके से सिराजुद्दौला ने खुद को चैलेंज के तौर पे लिया कि भाई मेरे होते हुए जब यहाँ का राजा मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, कोई और किला कैसे बना सकता है। तो उसने तुरंत जो है फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को लेटर लिखे कि आप इसे तुरंत रोकिए। तो फ्रांसीसियों ने तो तुरंत निर्माण रोक दिया, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। तो फिर नवाब को गुस्सा आया, नवाब जाता है सिराजुद्दौला और फोर्ट विलियम पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से खाली कर देता है। और वहाँ से अंग्रेज़ भागते हैं और पास में एक फुल्टा द्वीप था, वहाँ पर जाकर के शरण लेते हैं। ये जो है बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को पीटता है। फिर जो है सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को फोर्ट विलियम जो था वो उसका इंचार्ज बना दिया और ख़ुद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चले गया। यहीं से जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ में एक कॉन्स्पिरेसी जो है चालू होती है और अंग्रेज़ अपने राजा के पास जाते हैं जो कि और एक थ्योरी देते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि हॉलवेल ने दी थी। उसने कहा कि भाई सिराजुद्दौला आया, अंग्रेज़ों को पकड़ कर ले गया और एक जो है बहुत ही छोटे कमरे में हम सभी लोगों को बंद कर दिया, जिसमें से अधिकतर मर गए, हम कुछ बचे हैं। और ऐसा उसने कहा, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से झूठ था। कहीं भी आपको भारत के इतिहास में या उस समय के और भी जो इतिहासकार थे उनकी किसी भी पुस्तक में या कहीं भी इसका जिक्र हमें नहीं मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल बुलाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत शातिर व्यक्ति था। उसने जितने भी लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, जैसे कि शौकत जंग, घसीटी बेगम, मानिक चंद, ओमी चंद, जगत सेठ, मीर जाफ़र, इन सभी को अपने साथ मिला लिया और एक अलायंस किया। सिराजुद्दौला को इसका पता चला तो वह क्या करता है, वह अलीगढ़ की संधि कर लेता है। अलीगढ़ की संधि किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ, अली नगर की संधि फरवरी 1757 में। उसमें सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी डिमांड्स को मान लेता है और कहता है कि चलिए आप अपनी 4 दीवारी कर लीजिए। कंपनी को दस्तक दे देता है और कंपनी को
यह भी एक वहाँ पर राइट मिलता है कि वह अपने सिक्के ढाल सकती है, लेकिन अंग्रेज़ों को समझ आ चुका था कि यहाँ पर हमें सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा या कल भी हम पर हमला कर सकता है। तो फिर आखिर में 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? तो ये होता है आपका 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। इसमें क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से ही सिराजुद्दौला को हटाने की तैयारी कर ली थी और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ये युद्ध, क्योंकि वास्तविकता में कोई युद्ध यहाँ पर हुआ ही नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से ही मीर जाफ़र को अपनी साइड मिला लिया था, पूरी सेना उसकी साइड हो गई थी, सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल को छोड़कर। फिर सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसने मार दिया था और जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ बिना लड़े ही एक तरीके से जीत गए थे और यही उनका पहला एक बड़ा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश के प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो देखिए ये पूरी कहानी है। यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ? 23 जून 1757। डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने? तो अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, उसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब किसको? सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों, कौन कौन से राजद्रोही थे? मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। ये तीनों जो हैं सेना को, नवाब की सेना को लीड कर रहे थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। ये दोनों ही थे जो वास्तविकता में वहाँ पर लड़ रहे थे और लड़ते हुए शहीद हो गए थे नवाब के लिए। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा कि आप पीछे हट जाइए, और उसके बाद वहाँ नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़कर वहाँ से जाने के लिए उसने कहा। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का कारण बन गया। जैसे ही वह गया तो सब रॉबर्ट क्लाइव की तरफ मिल गए और यहाँ पर जो है नवाब युद्ध हार जाता है। फिर आगे देखिए, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसमें क्या हुआ? इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। उस समय बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल में ही आते थे। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था जो कि आपका 1764 में हुआ था। जैसे कि हमने बात करी थी कि यदि पूछे कि सबसे निर्णायक कौन सा रहा जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश की प्रभु सत्ता यहाँ पर स्थापित की थी। तो देखिए ये पूरी कहानी है आपके किसकी? तो ये पूरी कहानी थी आपके प्लासी के युद्ध की। अब इसकी और जो सारी डिटेल्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे जब हम सब्जेक्ट की क्लास अच्छे से करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन है आपके पास: ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध या फिर डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, जिस पर अभी हमने पूरी यहाँ पर चर्चा की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके पास: ए 1761 में, बी 1757 में, सी 1760 में या फिर डी 1767 में। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1757 में। और 1757 में कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया आपके 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट है, डेट हमें जरूर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कहाँ के युद्ध में? ऑप्शन दिए गए हैं: ए प्लासी के युद्ध में, बी बक्सर के युद्ध में, सी मुंगेर के युद्ध में या फिर डी वांडीवाश के युद्ध में। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको: ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर डी
लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है आपके रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसी के ही नेतृत्व में जो है प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीते थे। इसके बाद इसने और भी कई युद्ध जीते और धीरे धीरे जो है यहाँ पर अंग्रेजों की प्रभु सत्ता जो थी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से भारत में स्थापित किया था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। और देखिए जैसे ही अंग्रेज़ों ने बंगाल जीता तो बंगाल से सबसे ज़्यादा जो है राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। उस समय के मुग़ल साम्राज्य को भी जैसे ही आप देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु होती है, बंगाल अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। उसके बाद से जो है मुग़ल बादशाह जो है काफ़ी गरीब होते जाते हैं, क्योंकि राजस्व जो था वह बहुत कम बाकी जगह से मिलता था, सर्वाधिक बंगाल से मिलता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है यहाँ से अंग्रेज़ों को सत्ता का फ़ायदा हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ में उनको वाणिज्यिक लाभ भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होने लगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? ऑप्शन है आपके पास ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक या फिर एक जनरल बॉर्न इन दी हेवन उसे कहा गया था। किसके द्वारा? तो विलियम पिट जो है उसके द्वारा यह कहा गया था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए विलियम पिट, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन्मेता था और विलियम पिट जो है उसका यह कहना था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, यानी कि ए हेवन बॉर्न जनरल है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है इम्पोर्टेंट कि उसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा? तो वह विलियम पिट ने कहा था। लेकिन यही रॉबर्ट क्लाइव था जो अमेरिका में जब अमेरिकी क्रांति हुई तो वहाँ पर बुरी तरीके से ये हारा और वहाँ से जो है ब्रिटेन को, इंग्लैंड को वहाँ से बाहर आना पड़ा था। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर स्थित है आपके प्लासी के युद्ध का मैदान। और इसे प्लासी के युद्ध का मैदान ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक घना जंगल था जिसमें प्लास के पेड़ होते थे और उसी के पास में यह मैदान था, इसलिए इसे प्लासी के युद्ध का मैदान कहा जाता है। तो देखिए यह पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि किस नदी के किनारे यह स्थित है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे पूछी वहाँ पर जा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जो आपका प्लासी के युद्ध का मैदान है वह कहाँ स्थित है? यह तो हम सभी जानते हैं कि वह आपके स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। लेकिन किस नदी के किनारे पर स्थित है यदि हम इसकी बात करेंगे तो वह स्थित है आपके भागीरथी नदी के किनारे पर। तो यहाँ तक हमने प्रश्न किए हैं। अब इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन है आपके पास ए अली वर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र या फिर डी मीर कासिम। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम जो है उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अब यदि हम इसकी बात करें पूरी कहानी की तो देखिए क्या होता है, जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद मीर जाफ़र जो था, जो कि उसका सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों को खुश करने की कोशिश की और उनकी सारी डिमांड वहाँ पर मान ली थी। इसके अलावा उसने रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगनों की ज़मींदारी भी दे दी, जहाँ से जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत में प्रारंभ होता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा मीर जाफ़र ने जो है फिर बाद में थोड़ी कोशिश करी कि वो कहीं ना कहीं डच से मिला और अपनी मिलिट्री को थोड़ा मजबूत करने की उसने कोशिश करी, क्योंकि वह जानता था कि जो आज सिराजुद्दौला के साथ हुआ है कल को वह उसके साथ भी होगा। जैसे ही अंग्रेज़ों की
को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। अब जब मीर कासिम बनता है तो देखिए मीर कासिम जो है यह आपका बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा, तो मीर कासिम जो है 1760 से 1764 तक बंगाल का नवाब रहा था। इसने क्या किया, एक हाथ पर तो इसने एक जगह तो इसने अंग्रेज़ों को खुश करने की कोशिश की, और दूसरे हाथ पर इसने क्या किया, यह जानता था कि जब पिछले 2 नवाबों के साथ जो हुआ है वह कहीं ना कहीं मेरे साथ भी होगा, तो दूसरी तरफ इसने खुद की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। इसने जो है अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए उनको 3 ज़िले दे दिए, डिस्ट्रिक्ट दे दी, ठीक है। और ख़ुद की पोजीशन को इसने जब स्ट्रॉन्ग करना चाहा तो उसके लिए इसने क्या किया, तो इसे पता था कि मुर्शिदाबाद में यदि ये रहेगा तो अंग्रेज़ों की नज़र इस पर सीधे सीधे रहेगी, तो इसने सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये लेके गया, और मुंगेर में इसने बंदूकों का कारखाना अपना स्थापित कर लिया था। इसके अलावा यही वह व्यक्ति था जिसने एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया, किसके साथ, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ, शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह के साथ, और ख़ुद मीर कासिम, इन तीनों ने जो है एक पूरा अपना अलायंस बनाया। और फिर जो है बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। तो देखिए हमें यहाँ पर याद रखना है, मीर कासिम वह व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। मुंगेर में इसने बंदूक बनाने का कारखाना भी वहाँ पर लगाया था। और यदि हम इससे पहले बात करें तो इससे पहले कौन था, इससे पहले मीर जाफ़र था, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। अब यदि यहाँ पर देखें तो देखिए मीर कासिम जो है इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक ना हो, जो कि मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि इससे पहले जब मीर जाफ़र बनता है उसके साथ क्या होता है, तो और सिराजुद्दौला के साथ जो हुआ वो यह जानता था, इसलिए उसने ऐसा उनसे बचने के लिए किया। और बाद में जो है यह बक्सर का युद्ध भी करता है, जिसकी मैं आपको अभी आगे चलकर कहानी इसके बारे में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वह था। ऑप्शन है आपके पास, ए बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवाश का युद्ध, या फिर ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को पूर्ण रूप से संस्थापित कर दिया था कि अब जो है भारत में अंग्रेज़ों का ही राज चलने वाला है, तो वह था आपका बक्सर का युद्ध। यदि हम बात करें बक्सर के युद्ध की, यह कब हुआ था, तो देखिए हमें तारीख इसकी याद रखनी है। तो यह हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1767 के दिन आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। यदि हम बात करें कौन कौन इसमें शामिल था, तो देखिए इसमें यदि हम बात करें तो बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम। तो देखिए बंगाल से मीर कासिम इसमें थे। फिर यदि हम बात करें तो इसमें अवध के भी नवाब शामिल थे, और उस समय अवध के नवाब कौन थे, तो देखिए अवध के नवाब थे आपके यहाँ पर कौन, तो अवध के नवाब थे हमारे पास शुजा-उद-दौला। तो देखिए शुजा-उद-दौला प्लस आपके कौन थे, मुग़ल बादशाह। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, तो उस समय मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोग थे, और ये तीनों किसके विरुद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, तो ये तीनों जो हैं अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों को कौन लीड कर रहा था, तो इन तीनों के वर्सेस थे आपके हेक्टर मुनरो। कौन था, तो वह था आपका हेक्टर मुनरो। यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। इन लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ जिसमें ये जो पूरा अलायंस था मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये पूरा अलायंस हार गया और अंग्रेज़ जीत गए थे। अब यदि इसकी बात करें तो देखिए ये वास्तविक एक युद्ध हुआ था। जो प्लासी का युद्ध था उसमें तो अंग्रेज़ ऐसे ही जीत गए थे धोखेबाजी से, लेकिन यह जो है एक वास्तविकता का युद्ध था जिसमें कोई ना तो षड्यंत्र किया गया, ना किसी को मिलाया गया। इसमें सीधे सीधे युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज़ जो है पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीतते हैं, और इसने यह स्थापित कर दिया कि अब
भारत में जो है अंग्रेज़ों की सुपरमेसी रहेगी। यहाँ पर क्या हुआ था, इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको पहले ही इंग्लैंड भेज दिया था, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध जीते तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंग्लैंड से बुलाया गया और उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके बाद उसने जो है जो बक्सर के युद्ध में चीज़ें हुई थी उनको समझा और उसने यूटिलाइज़ किया कि कैसे अब कंपनी का फ़ायदा कर सकते हैं। उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, 1765 में अलग अलग संधियाँ की। शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि करता है उसमें वह क्या कहता है, उसमें दो चीज़ें थी। पहला, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट ले लिए अपने पास, कौन कौन से, इलाहाबाद और कारा। और इसके अलावा उन्होंने युद्ध में जो उनका खर्चा हुआ वह पूरी रकम वसूली शुजा-उद-दौला से। फिर रॉबर्ट क्लाइव जाता है शाह आलम द्वितीय के पास, मुग़ल बादशाह के पास, और उनके सामने 3 शर्तें रखता है। पहली होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको भू राजस्व एकत्रित करने या कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है, यानी कि दीवानी मिल जाती है बंगाल में, बहुत बड़ी चीज़ जहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। फिर शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेज कंपनी जो है वह पेंशन देगी 26 लाख रुपए पूरे साल के। और इसके अलावा कंपनी ने इलाहाबाद और कारा दोनों जो हैं शाह आलम द्वितीय को दे दिए कि यहाँ से आप कर वसूलिए, अपनी पेंशन निकालिए 26 लाख रुपए, और हमें आप जो है बंगाल की दीवानी दे दीजिए। तो ये पूरी इसकी कहानी थी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। और तो देखिए यह युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम बंगाल से, इसके अलावा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान कौन संभाल रहे थे, तो वो थे मेजर हेक्टर मुनरो संभाल रहे थे। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी 3 ताकतें यहाँ पर हार चुकी थीं। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। तो अब आप देखिए, बंगाल, आपका पूरा अवध और दिल्ली, तीनों ही बड़ी बड़ी मुख्य जो जगहें थी भारत की, वो तो उन्होंने सीधे सीधे ही यहाँ पर जीत ली थी। इसके अलावा बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स जो हैं, उन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो अंग्रेज जो हैं षड्यंत्र कर कर जीत गए थे। वास्तविकता में तो कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, मात्र कहने के लिए वह एक युद्ध था प्लासी का युद्ध। लेकिन जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ तो वह वास्तविकता में एक युद्ध था। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इसमें आपको याद रखने हैं। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। सबसे पहले हमें यहाँ पर याद रखना है कि यह कब हुआ था, तो यह आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ, तो यह बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना। और इन्होंने युद्ध लड़ा किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिनको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि ये तीनों ही इस युद्ध को हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद में होती है आपके इलाहाबाद की संधि 1765 में। और यही वो युद्ध था जिसने, जो एक वास्तविक युद्ध भी था, और इसने पूरे भारत में अंग्रेज़ों की प्रभुता को स्थापित कर दिया था। तो यहाँ तक हमने जो बात की है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। ऑप्शन है आपके पास, ए बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, या फिर डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध, जिसकी हमने अभी पूरी बात भी करी। और हमने देखा भी कि जो P.E. रॉबर्ट्स हैं, एक इतिहासकार, उन्होंने भी कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं उपयुक्त है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक वास्तविकता में युद्ध हुआ था, वहाँ पर अंग्रेज
प्लासी के युद्ध में अपनी कूटनीति से, अपने षड्यंत्र से जीते थे, लेकिन यहाँ पर वे वास्तविकता में अपनी सैन्य शक्ति से ही जीते थे बक्सर के युद्ध में। तो ये कहानी थी आपके बक्सर के युद्ध की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम और डी वांडीबाश। इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध, जिस पर हम अभी काफ़ी चर्चा कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसके ऑप्शन हैं, ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर या फिर डी शाह आलम द्वितीय। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय जो है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे। औरंगजेब, उनकी तो मृत्यु हो ही गई थी, वे आखिरी महान मुगल बादशाह माने जाते हैं। बहादुर शाह जफर की यदि हम बात करें तो बहादुर शाह जफर कब थे? तो ये थे आपके जब 1857 की क्रांति होती है, उस समय पर आपके बहादुर शाह जफर जो हैं दिल्ली के या भारत के बादशाह थे। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या फिर डी नजमुद्दौला। तो देखिए इसका यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। यह इसका सही उत्तर होगा। क्यों? यदि हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होता है, अंग्रेज 1764 में ही जो है मीर कासिम को हटा देते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको बताया है कि मीर कासिम 1760 से 1764 तक ही रहा और युद्ध होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 में। उसी समय जो है वे वापस किसे बना देते हैं, मीर जाफ़र को जो है वापस उस समय बना देते हैं अंग्रेज वहाँ का गवर्नर। और इसीलिए जो है बक्सर का युद्ध लड़ता है मीर कासिम कि मुझे वापस जो है बंगाल का नवाब बनाया जाए, मैं वापस बंगाल का नवाब बनूंगा, इसके लिए वह युद्ध करता है। और सिराजुद्दौला कब था? तो देखिए सिराजुद्दौला था आपके कब, प्लासी के युद्ध के समय, ठीक है। और मीर कासिम ने क्यों किया था? क्योंकि वह उस समय बंगाल के नवाबी से हटा दिया गया था। अपनी नवाबी वापस पाने के लिए मीर कासिम जो है मदद मांगने गया था किसके पास? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। तो यह बात आपको ज़रूर याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर को सही उत्तर क्या रख सकता है, अधिकतर लोगों को यहाँ पर सही उत्तर लगेगा आपका मीर कासिम, लेकिन ऐसा नहीं है। सही उत्तर मीर जाफ़र है, उसे ही वापस बना दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब देखा कि मीर कासिम जो है वह तो जो है काफ़ी उन्हें परेशान कर रहा है मीर जाफ़र से भी ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो हम मीर जाफ़र को ही वापस से यहाँ पर नवाब बना देते हैं। तो ये इसके पीछे की कहानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन है आपके पास, ए फारुख शाह, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय या फिर डी शुजाउद्दौला। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय जो थे उन्होंने इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, तो देखिए हमें यहाँ पर याद रखना है कहाँ की संधि हुई थी, बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर के युद्ध के बाद आपको इलाहाबाद की संधि देखने को मिलती है, यह हमें याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। इलाहाबाद की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। कब हुई थी इसकी डेट यदि हम बात करें तो ये आपकी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद की संधि में भी दो संधियां की गई, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई और एक शाह आलम द्वितीय के साथ की गई, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें क्या हुआ था, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उनके साथ दो शर्तें रखी गई। पहली कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अवध के दो डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, कौन कौन से, इलाहाबाद और कारा, ठीक है, कौन कौन से हमें नाम याद रखना है, इलाहाबाद और कारा या कड़ा भी कहा जाता है उसे। दूसरा कि जो अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला, वह जितना भी अंग्रेज़ों का खर्चा हुआ है उस युद्ध में, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, जिसे आप वार इंडिमिनिटी कहते हैं।
ठीक है। फिर दूसरी संधि की गई किसके साथ, तो दूसरी संधि की जाती है आपके 12 अगस्त 1765 को की जाती है शाह आलम द्वितीय, जो कि मुग़ल बादशाह थे, उनके साथ में। इसमें 3 शर्तें रखी गई। पहली कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाए बंगाल में, यानी कि बंगाल की दीवानी उन्हें दी जाए, जो कि हमसे यहाँ प्रश्न में पूछा भी गया है। दूसरा था कि शाह आलम द्वितीय को जो अंग्रेज़ों की कंपनी है वह 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दे देगी उनके खर्चे के लिए। और तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि जो बादशाह है उसको कंपनी इलाहाबाद और करा का क्षेत्र देती है, जिससे वह अपनी पेंशन का इंतजाम कर सकें। तो इस प्रकार से यह संधि जो है, इलाहाबाद की संधि 2 भागों में बांटी जाती है। एक शुजा-उद-दौला के साथ की गई और एक शाह आलम द्वितीय के साथ में की गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो देखिए पहले बात की गई है इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है, तो यह होती है 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। अब इनको इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम द्वितीय को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, इसके अलावा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। और यदि हम बात करें तो देखिए उस समय बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में ही आते थे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बंगाल की दीवानी का जो अधिकार था वह मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से उसमें दे दिया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव क्या बना, बंगाल का गवर्नर बना। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ही ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पेंशन भोगी मात्र ही बन के रह गए। और यही शाह आलम द्वितीय के बेटे कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें आप बहादुर शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। तो वो उन्हें जो है कहीं ना कहीं उस समय यह भी बात चली कि दिल्ली का लाल किले से भी उन्हें हटा दिया जाए, वहाँ से निकाल कर कहीं और निर्वासित किया जाए और दिल्ली के लाल किले को जो है अंग्रेज़ी कंपनी पूर्ण रूप से अपने अंडर में लेने के लिए तैयार थी। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद की या इलाहाबाद की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखिए 2 डेट याद रखनी है, ठीक है, कौन कौन सी, एक है आपकी 12 अगस्त 1765 और दूसरी है आपके पास 16 अगस्त 1765। ये जो 2 डेट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। किसके संदर्भ में, तो इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में ये दोनों डेट्स जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और हमें याद रखना है किस किस के साथ में ये की गई थी। तो देखिए एक संधि तो की गई शुजा-उद-दौला के साथ और दूसरी शाह आलम द्वितीय के साथ यहाँ पर की गई थी। ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं, ठीक है। जिसमें शुजा-उद-दौला की यदि हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए शुजा-उद-दौला, इनके सामने क्या शर्तें रखी गई। पहली तो क्या थी कि इलाहाबाद एंड कारा किसको दे देंगे, तो ये दे देंगे अंग्रेज़ों को, ठीक है। इसके अलावा दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त थी कि युद्ध यानी कि वॉर का खर्चा जो है पूरा वो इन्हें ही देना पड़ेगा, शुजा-उद-दौला को, क्योंकि मीर कासिम जो था वो तो यहाँ से भाग गया था नेपाल की तरफ, वो बीच युद्ध में ही यहाँ से भाग गया। और फिर दूसरा जो है दूसरी संधि किसके साथ की गई, तो दूसरी संधि हम यहाँ पर होती है 16 अगस्त को किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, जिन्हें इलाहाबाद और करा का क्षेत्र दे दिया गया जिससे वो अपने 26 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन का इंतजाम कर सकें। इसके अलावा और उनसे क्या ले लिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उनसे बंगाल की दीवानी के अधिकार ले लिए गए। दीवानी मतलब कि जो भी भू राजस्व
इकट्ठा किया जाता था, यानी कि लैंड रेवेन्यू जितना भी लिया जाता था अब उसे बंगाल का नवाब ना लेकर के, मुग़ल बादशाह ना लेकर के कौन लेगा, उसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में पूरा कर लेंगे और इस चैप्टर को भी उसी के साथ साथ पूरा कर लेंगे।